जो चर्चित महत्वपूर्ण उन्हीं को भी देखें, क्योंकि इतना आप हमेशा अपनी शब्द संख्या को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि हमें शब्द संख्या क्या है, एक ही पेज का आंसर लिखना है। तो एक पेज के आंसर में कितने व्यक्तित्व को लाए, नहीं लाया जा सकता। तो जो चर्चित नाम है वो न छूटे। बात में आ रही है? उन चर्चित व्यक्तियों को जरूर ध्यान में देंगे, वहाँ एग्जामिनर का ध्यान क्या तुरंत जाएगा कि लड़के ने किया है कि नहीं किया। लेकिन जो छिटपुट है उन पर ध्यान नहीं जाएगा, और ना वो चाहते हैं यहाँ से किया छिटपुट दिखाओ। उसी प्रकार के नागरिक जो विद्रोह हो रहे हैं, जो नागरिक आंदोलन है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित, उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग क्रांतिकारी महिलाओं के विषय में चर्चा करेंगे। बात में आ रही है? तो आप लोग नागरिक विद्रोह 1857 से पूर्व और 1857 के जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसके विरोध में क्या क्या आंदोलन हो रहे हैं, क्योंकि वो जो अंग्रेज आए तो आप एक चीज जानते हैं कि शोषण में जो है उनकी व्यवस्था क्या थी, स्थापित। हर स्तर पे शोषण हो रहा है, जहां भी देख रहे थे वहीं कर रहे थे, और इन्हीं आधारों पे लोग क्या थे, परेशान थे। ऐसा नहीं कि कोई एक खास विशेष वर्ग करता, हर वर्ग परेशान, चाहे मजदूर, चाहे किसान हो, चाहे जनजातीय हो, मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं था या ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसा कोई वो नहीं था कि जो परेशान ना, कोई किसी रूप से, कोई किसी रूप से। तो ये परेशानी जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश में भी उस समय संबंधित थी। तो जो उत्तर प्रदेश से संबंधित समस्या है, अब उसमें ये लोग क्या कर रहेंगे, कैसे उन समस्याओं से निजात पाने के लिए विद्रोह करेंगे, या अपनी क्षेत्रीय स्तर पे सेना संगठन जो बना के कर रहे हैं। क्षेत्रीय आदिवासी आंदोलन में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से वो लोग कर रहे थे, उनके पास संसाधन भी बहुत सीमित होते हैं। तो जो सीमित संसाधन हो रहे हैं, और एक जो उस समय के दौर में एक पूर्ण रूप से सुसज्जित सेना है, उनके पास जो है पूर्ण रूप से सुसज्जित सेना भी है, क्या भी है, और एक तीर और धनुष परंपरागत हथियारों पे, तो कहाँ तक सामना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन नहीं, फिर भी उन लोगों ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी कि अंग्रेजों के लिए आसान से नहीं था, फिर भी उन्हें सुधार करना पड़ा, क्योंकि उस समय अंग्रेजों की इतनी ज्यादा संख्या नहीं थी कि पूर्ण रूप से आकर की सारी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर पाते, आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर पाते। लेकिन नहीं, उन लोगों ने क्या काम किया कि क्षेत्र के स्तर पे उन्होंने देखा जहाँ रिसोर्सेज ज्यादा हैं, संसाधन ज्यादा हैं, जहाँ परिवहन के संसाधन संभव है, वहाँ पे ही उन लोगों ने क्या काम किया कि पहले अपना पैर जमाने का प्रयास किया। क्योंकि जब उस क्षेत्र को हम नियंत्रित कर लेंगे तो अन्य जो छोटे छोटे क्षेत्र उनको नियंत्रण करने में आसानी होगी, उनको नियंत्रण करने में आसानी होगी। जैसे आप लोगों ने एक बहुत ही प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि डुप्ले ने जो पूंजी कहाँ खोजी थी, मद्रास में, तो ब्रिटिश ने कहा खोजा, हुगली के नदी के तट पर, और उन्हें अंग्रेजों को क्या हुई, सफलता मिला, और डुप्ले को क्या हुई, सफलता मिली। तो कहीं ना कहीं ये था कि उनकी जो दूरगामी नीतियाँ थी, कहीं न कहीं दूरदर्शिता के रूप में अंग्रेजों से क्या था, पीछे थे। नहीं तो जो चाबी उन्हें तलाश करनी थी कोलकाता की हुगली नदी पे, वो चीजें मद्रास में न तलाश करते, वही आके तलाश कर लेते, वही आके के प्रवेश बना लेते। लेकिन नहीं, उनसे ये चीजें भूल हुई, गलती हुई, उनके ध्यान में नहीं आया, और इसीलिए वो लोग लीड नहीं दे पाए। और इसीलिए आपने देखा होगा कर्नाटक में वार हुआ था, 3 वार हुए थे ना कर्नाटक में, तो आपने देखा हुआ था कि बाद में 7 वर्षीय युद्ध हुआ था 56 से 63। उस समय आपने देखा था कि पेरिस की संधि हुई थी 1763 में। तो उस समय आप देखिए कि एकदम फ्रांसीसी क्या हुए थे, खत्म की प्राय की स्थिति आ गई, और अंग्रेज क्या होते हैं, डोनाल्ड पिक्चर में आ गए थे। तो इन सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, और ये अगर वहाँ हमारे यूपी में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, शोषण का काम यहाँ भी तो करेंगे, जो वहाँ कर रहे हैं। ऐसा तो है कि नहीं कि यहाँ नहीं करेंगे, वही गतिविधियाँ यहाँ भी संचालन करेंगे। तो जब उन्हीं गतिविधियों को संचालन करेंगे तो यहाँ भी शोषण होगा, और जब जनता और जो उस समय की जो नागरिक है, जब क्षेत्र विशेष का शोषण हो रहा है, तो जनता क्या करेगी, कोई ना कोई आंदोलन मूवमेंट के रूप में अपनी जो है छुटकारा पाने के लिए क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो उन्हीं प्रयासों पे हम लोग चर्चा करेंगे। आपका काफी बिंदु है जो जिसके विषय में चर्चा करना है 1857 से पूर्व।
ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में हुए क्षेत्रीय मतलब क्षेत्र के स्तर पर क्षेत्रीय या नागरिक विद्रोह अब इसको हम लोग थोड़ा एक डायग्राम के बेस पे थोड़ा समझ लेते हैं कि किन क्षेत्रों पे है और कैसे कैसे हुआ है ना। तो उन क्षेत्रों पे जो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, उत्तर प्रदेश में नागरिक ये आपका जो है उत्तर प्रदेश में नागरिक विद्रोह लिखिए। उत्तर प्रदेश में आपका नागरिक विद्रोह। अब ये कहाँ कहाँ होगा? जहाँ बैठे हैं आपकी बस्ती में, गोरखपुर, बहराइच, बरेली, हाथरस, और कहीं हुआ था हैं? और भी कहीं दो चीजें बहुत चर्चित है, इसलिए मैंने छोड़ा उनको, बहुत चर्चित। अवध में हुआ था, नहीं हुआ था? अवध उसी में आ जाएगा, काहे परेशान है। अवध में नागरिक विद्रोह, ये पॉइंट आपको क्या होगा? बुंदेलखंड है ना। तो कहने का मतलब कि इन क्षेत्रों में जो है आपका क्या था? बुंदेलखंड में विद्रोह। मतलब कहने का मतलब इन क्षेत्रों में आपके जो है विद्रोह हुए जो महत्वपूर्ण। बाकी तो छिटपुट जो है वो बीच बीच तो हर जगह होता रहता है, लेकिन जिसका एक प्रभाव के रूप में तो बना दीजिए। तो लिखने की बना दिया नागरिक विद्रोह किताब बाद में लीजिएगा, घर पे भी टाइम बहुत मिलता है। तो अगर किताब देखे ही पढ़ना है तो फिर यहाँ बैठने से आपको कोई मतलब नहीं। दृष्टि पब्लिकेशन की किताब देखे थे, काम नहीं चल रहा। ये सब कुछ और देख रहे थे ना, उसी वैसे का देख रहे थे कि यूपी में और भी कई हुआ। तो अभी जब टाइम मिलेगा जब कुछ करा रहे हैं इसके बाद नागरिक विद्रोह एक ऐसा विद्रोह है, नागरिक विद्रोह एक ऐसा विद्रोह है
जिसमें सैन्य विद्रोह को छोड़कर अन्य सभी विद्रोहों को शामिल किया जाता है। सभी विद्रोहों को शामिल किया जाता है। इस विद्रोह में सामान्यतया अपदस्थ शासकों मुझे हटा दिया गया, मतलब अपदस्थ शासकों या हटाए गए शासकों या उनके वंशज भूतपूर्व जमींदारों के खिलाफ किए गए विद्रोह शामिल होते। किए गए विद्रोह शामिल। अब एक चीज यहाँ आप ध्यान दिए होंगे तो मैंने लिखाया, उसको एक बार आप सभी लोग पढ़ लीजिए अपने मन में और पढ़ के बताइए इसमें अंतर क्या है। मैंने लिखाया, जो लिखाया उसको पढ़िए अपने मन में, तो पढ़ के बताइए अगले की अंतर क्या है। सैन्य विद्रोह को छोड़कर जो सर मैंने लिखा है इसलिए सैन्य विद्रोह को छोड़कर, यही मैं पूछना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब कभी आप नागरिक सिविल डिविजन की बात करोगे तो क्या करोगे, मतलब इसमें सैन्य तत्व को शामिल नहीं करोगे। बस मेरे कहने केवल इतना मतलब बात में आ रही है। नहीं क्या होगा, जब आप उन अंतर के तत्वों को नहीं समझ पाओगे, रेखांकित कर पाओगे, तो क्या होगा, चीजें अगर गलती से एक शब्द अगर आपने ऐड कर दिया तो आंसर का क्या हो गया, बदल गया आंसर। जो पूछना चाह रहा है वो आंसर आपका नहीं हुआ, आप कुछ और लिखो। तो इसलिए इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैं रुक करके बताया। मेरे रुकने का केवल इतने मतलब है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ निम्न क्षेत्रीय नागरिक विद्रोह हुए। क्षेत्रीय या नागरिक विद्रोह बस्ती व गोरखपुर में वारेन हेस्टिंग्स पढ़ा ना तो वारेन हेस्टिंग्स ने मराठों एवं मैसूर के युद्धों में
खर्च को, मराठों एवं मैसूर के युद्धों के खर्च को, मतलब उसे खर्चे को पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए, खर्च को पूरा करने के लिए अवध में अंग्रेज अधिकारियों को इजारेदार, अंग्रेज अधिकारियों को इजारेदार, इजारा जैसे होता है इसे इजारेदार, ई फुटी राग मात्रा रापरेक मात्रा, इजारेदार के तौर पर, इजारेदार के तौर पर धन अर्जित करने के लिए, धन अर्जित करने के लिए नियुक्त किया, मतलब धन इकट्ठा करने के लिए नियुक्त किया। किसको? इजारेदार, ठेकों पे वसूलने के लिए। जो ठेका प्रणाली होती है, जैसे आप दिया जाए कि आपके खेतों की मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 आदमी हो, सब पूरे समझ लीजिए, और उस क्षेत्र का एक नेता, और उसको क्या कहते हैं कि एक आदमी को नियुक्त कर दे कि आपको हम इतना पैसा इस क्षेत्र से लेंगे, जमीन से। अब कोई उसमें क्या करेगा? बोली लगाएगा, तो क्या करेगा? कहेगा हम अधिक देंगे, कोई कहेगा हम अधिक देंगे। जिस प्रकार से आपका टोल टैक्स कलेक्शन होता है कि जो अधिक बोली देने वालों को क्या दिया जाता है? दे दिया जाता है। तो उसी प्रकार से गवर्नमेंट क्या करेगा? जो अधिक टैक्स देने की बात करेगा उसको क्या करेगा? दे देगा, है ना? आपको उसमें पढ़ाया गया होगा हमारे इंडिया में, ये चीज बताई गई, और जरा मिडिल इंडिया में बताया गया है। जल्दी आगे लिखिए। मेजर अलेक्जेंडर, मेजर अलेक्जेंडर हानि, मेजर अलेक्जेंडर हानि, अपराग मात्रा नापरिक मात्रा, हानि, जो इन क्षेत्रों से भली भांति परिचित था, जो इन क्षेत्रों से भली भांति परिचित था, ईस्वी में 1778 ईस्वी में इजारेदार के रूप में नियुक्त किया गया, इजारेदार के रूप में नियुक्त किया गया। अब देखिए ये क्यों? जो क्षेत्र का जानकार होगा, जो उस परिस्थितियों से परिचित होगा, उसी को दिया जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा? राजस्व कलेक्शन क्या करेगा? बेहतर रूप से वही कर पाएगा। और जो उस क्षेत्र से परिचित होगा उसके लिए राजस्व एकत्रित करना दिक्कत होगा ना। और जो उस क्षेत्र से बड़ी भाषा सारी चीजों से परिचित है उसके लिए काम करना वहाँ क्या होगा? आसान होगा। इसीलिए कुछ क्षेत्र विशेष के लोगों को भी क्या दिया जा रहा है? इजारेदार। क्योंकि अंग्रेज भी इतना बेवकूफ नहीं थे, वो भी क्या कर रहे थे? सोची समझी रणनीति के तहत कार्य कर रहे थे कि जो कुछ विद्रोह होगा, जो सारी चीजें होंगी, जो वसूलने जाएगा उसके ऊपर होगा। ये लगा कौन? जो जाएगा। और जब जोर जबरदस्ती करेगा तो क्या करेगा? किसान विद्रोह को उतारू हो जाएंगे। जब भूख प्रसव करोगे तो क्या होगा? विद्रोह में उतरेंगे, और विद्रोह झेलना किसे पड़ेगा? जो ठेकेदार है। सरकार ने तो एक रेट निश्चित कर दिया ना कि झेलना चाहिए। बाकी आप चाहे 100 कमाओ चाहे 1000 कमाओ, उससे नहीं मतलब। अगर उसने जो निर्धारण कर दिया कि इतने ही धनराशि से मतलब, तो वही चीजें यहाँ इजारेदार क्या करेंगे कि अगर तो सुन रहा है तो वो भी तो लाभ देगा अपना। ऐसे तो है नहीं कि केवल जो सरकार ने, जो गवर्नर ने कहा बस उतना ही सुने, तो अपना हिस्सा भी तो देगा।
तो कर का फल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो विद्रोह की श्रृंखलाएं क्या हो जाएंगी? बनती चली जाएगी। हर क्षेत्रों में विद्रोह होने लगेगा। अब बात समझ आ रही है? हानि ने गोरखपुर एवं बहराइच, हानि ने, अभी एलेक्जेंडर हानि लिखा है ना, तो वही हानि ने गोरखपुर व बहराइच के लिए 1 वर्ष के लिए 22 लाख रुपए इजारे की राशि, मतलब राजस्व, इजारा मतलब कि राजस्व जो कलेक्शन होगा, इजारे की राशि सुनिश्चित की जाएगी। इजारे की राशि सुनिश्चित किया मतलब मुझे उस क्षेत्र से कितनी राशि है? 22 लाख चाहिए। चाहे आप उससे ज्यादा वसूलो या कम वसूलो, उससे इससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि आपको 22 लाख देना, चाहे आप 10 रुपये वसूली करो, चाहे 10 लाख करो, चाहे 50 लाख करो। आपके समय, इस समय जो है उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, कारण जो है वाले हिस्ट्रीज का समय चल रहा है 1700 से है 73 से, कारण वाले के पहले की बात की जा रही है। मैंने दिखाया भी ऊपर लाइन में, मैंने आपको वाले हिस्ट्री सिखाया भी क्या 1857 पूर्व की बात है, आप भूल गए 1857 से पूर्व, ये भी तो आप सुनिए। और उसके बाद भी तो पहले पूर्व की बातें जो है उसके पहले ही तो ये आ रहा है, वाले हिस्ट्री उसके पहले आ रहा है ना। अब बात समझ आई? चलिए सन 1781 में, नीचे से लिख लीजिएगा चाहे लिखिए और 1781 ईस्वी में जमींदारों एवं किसानों ने असहनीय अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह के 1 सप्ताह के अंदर या भीतर, विद्रोह के 1 सप्ताह के अंदर सारे अधिकारियों को या तो मार दिया गया या उनको बंधक बना दिया गया, या तो उनकी हत्या कर दी गई या तो उन्हें बंधक। अब अवध क्षेत्र में अगले स्टेप लिखना है कि मतलब कि अवध क्षेत्र में भी नागरिक विद्रोह होगा, अवध क्षेत्र में भी नागरिक विद्रोह होगा 1857 से पहले और बाद में भी होगा। सर कह रहा था मतलब कि मैं समझा नहीं पिछली बार, कह रहा था कि मतलब गोरखपुर के आसपास इधर क्षेत्रों में बस्ती के कौन सी मतलब कि टैक्स कलेक्टिंग जो व्यवस्था थी, ठेका तारीफ है उस समय अंग्रेजों का कार्यकाल है, वो ठेका भी दे रहे हैं। जब ठेका इजारा की बात की जा रही है तो उनकी क्षेत्र में जो आया यहाँ महलवाड़ी ये सब तो बाद में आ रहा है, आप उसके पहले की बात कर रहे हो। 1820 की बात है और ये 1781 से पहले की बात कर रहे हो। अस्थायी बंदोबस्त का 49 के पीरियड की बात है। चीजों को जो है कार्यकाल और सारी चीजें थोड़ा सोचने में आपके समझने में गलती हो रही थी कि कार्यकाल को आप आगे बढ़ा के देख रहे हैं।
लेकिन बात उसके पहले की जा रही है ना, क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त कार 49 के समय में आया। उसके बाद आपकी रैयतवाड़ी महलवाड़ी व्यवस्था आ रही है। अब हम लोग अवध के क्षेत्र में देखेंगे कि यहाँ भी कुछ विद्रोह हुए और ये तो ज्यादा ही प्रभावी के रूप में यहाँ था। अवध का क्षेत्र आपने देखा कि चर्चित क्षेत्रों में था। 1857 के विद्रोह में भी, किसान आंदोलन में भी ये क्या था, प्रमुख भूमिका निभाया। तो देखिए अवध में नागरिक विद्रोह, अवध में नागरिक विद्रोह 1799 ईस्वी में वजीर अली खान, वजीर अली खान अवध के नवाब मतलब ये जो है वजीर अली खान क्या हो रहा है, अवध का नवाब बन रहा है ना। फिर आगे लिखिए, कामा लगा के लिखिएगा। 1797 ईस्वी में अंग्रेजों ने, 1797 ईस्वी में अंग्रेजों ने या अंग्रेजों की मदद से सिंहासन पर बैठा। अगर आप किसी की सहायता से अगर बैठ रहे हो तो क्या होगा, जैसा वो चाहेगा उसके अनुसार आपको क्या करना होगा, काम करना होगा। नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको हटा दिया जाएगा कि नहीं आप गद्दी के अधिकारी अब नहीं हो जाओ, तुम्हारा काम क्या हो गया, खत्म हो गया। इस प्रकार से आप देखते हो आज हमारी आधुनिक प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्था का सरकार स्थापित हो रही है और जो पार्टियां समर्थन दे रही हैं, अगर पूर्ण बहुमत में सरकार गठन नहीं हो रहा है तो उन दलों के जो दल समर्थन दे रहे हैं आप उनको क्या करते हो, उनकी बातों को अपने प्रशासनिक नियमावली में या नियमावली या कानूनी प्रणाली में क्या करते हो, और उनको क्या करते हो, मंत्री का पद भी देते हो। नहीं दोगे तो क्या होगा, सरकार गिरा देंगे कि नहीं पूर्ण बहुमत में नहीं हो हमारे समर्थन पे। तो हमें भी तो कुछ चाहिए कि ऐसे हम सूखे सूखे बैठे रहेंगे, मुझे भी तो कुछ चाहिए ला। नहीं दोगे तो क्या होगा, जाओ भैया हम भी जा रहे हैं। तो सरकार क्या हो जाएगी, पद में आ जाएगी, और पद में आ जाएगी सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो फिर विपक्ष क्या कहेगा, विश्वास प्रस्ताव की बात करेगा, कोर्टी में पढ़ा होगा आपने। तो इन सारी परिस्थितियों में सरकार अगर पूर्ण बहुमत में नहीं होगी तो हमेशा उसके लिए खतरा क्या होता है, बना रहता, अस्थायित्व नहीं रहता। तो उसी प्रकार यदि आप किसी को गद्दी पे सहायता दे करके बैठा रहे हो तो आपकी सत्ता कै दिन नियंत्रित, कै दिन तक अस्थायी है ये आप नहीं कह सकते। आज है सुबह रहेगी कि नहीं रहेगी। तो अंग्रेज तो जब तक क्या करेंगे, जब तक आप उनके लिए लाभ के लिए रहोगे, जब तक उनके आदेशों का पालन करते रहोगे, उनकी थैली भरते रहोगे, तब तक क्या करेंगे, आपको रखेंगे। जिस दिन देखेंगे ये मेरे लिए काम का आदमी नहीं है, उसी दिन क्या करेंगे, भगा दूसरा कोई आ जाएगा। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि सैयद बंधु किंग मेकर की भूमिका निभाते थे, राजा को मनाते थे और हटाते थे मुगल बादशाहों को। तो उसी प्रकार जब आपने हमने व्यक्तिगत में भी बताया था कि डलहौजी ने क्या काम किया, कह रहा था कि गोद कौन ले सकता है, 3 आधार। अब हम तो इंडिकेशन दे रहे, बताएं जाएंगे नहीं अंदर। तो उसी प्रकार यहाँ भी चीजें क्या है कि जो शक्ति को दे रही है उस शक्ति को क्या करेगी, हटा। गद्दी अगर बैठा रहा है तो गद्दी से हटाने का अधिकार उसके पास है। अगर आप टैक्स सूचना वो कह रहा नहीं दोगे तो किसी दूसरे को क्या करेगा, जो उसको देने के लिए क्या होगा। और आज आपकी जो व्यवस्थाएं, जो ठेके प्रणाली की कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें भी तो ये चीजें होती हैं।
ये चीजें तो होती हैं। चलिए आगे देखिए। लेकिन जल्द ही अंग्रेजों से उसके संबंध बिगड़ गए। जिसके पश्चात अंग्रेजों ने उसके चाचा सादत अली खान द्वितीय गद्दी पर आसीन कर दिया। देखिए इनको हटा भी दे रहे हैं और दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, बैठा रहे हैं। अंग्रेजों ने, नीचे लिखिएगा उसमें, अंग्रेजों ने बड़े चालाकी के साथ उसे पेंशन देकर बनारस भेज दिया। अली ने अंग्रेजों के व्यवहार से परेशान होकर अब वो क्या करेगा? अगर परेशान होगा तो अपनी जो दबाव है क्या करेगा? सेना बनाएगा। जो उसके पास जितनी संसाधन है तो सेना बनाकर परेशान, सेना संगठित करके, यहाँ उस सैन्य मिलिट्री मत समझिएगा, वो अपने जो लोग हैं उसके साथ देने, उसी की क्या करेगा? फौज खड़ी करेगा, तभी तो सामना कर पाएगा। सेना संगठित कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अब आप ये समझ सकते हो कि बताइए क्या दोनों में जो है शक्तियां बराबर हैं? नहीं है। तो परिणाम समझ सकते हो क्या होगा? जब शक्तियां बराबर नहीं है, एक के पास क्या है? आधुनिक हथियार, एक के 47 है और एक के सन क्या है? 80 के दशक वाली क्या है? तो कैसे काम होगा? सामना क्या होगा? बराबरी भी होता है ना, लेकिन यहाँ क्या है? बराबरी नहीं है, तो परिणाम भी क्या होगा? उसी के अनुरूप होगा। अभी आप यही जैसे आए हैं पढ़ने, एक गांव का बच्चा, एक सिटी का बच्चा जहाँ पे सारी व्यवस्थाएं प्रोवाइड नहीं होती, और एक सिटी का बच्चा जहाँ सारी व्यवस्थाएं क्या होती है? प्रोवाइड होती है, तो दोनों बच्चों में तुलना की जा सकती है? नहीं किया जा सकता। बच्चे के टैलेंट में कोई कमी नहीं, चाहे गांव का हो चाहे शहर का हो, लेकिन उसको वो सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कराई गई जिससे उसका विकास उस स्तर का नहीं हो। तो संसाधनों पे डिपेंड करता है कि कौन रिच है और कौन पुअर है। तो जिसके पास अल्प साधन होगा तो उसकी व्यवस्था क्या होगी? कमजोर होगी, और जिसके पास अधिक होगा वो क्या होगा? शक्तिशाली होगा, मजबूत होगा। तो वही चीजें यहाँ जो उसमें व्यवस्था चल रही है, अंग्रेज क्या है, और फिर जब इतने संगठित 1857 का विद्रोह जब नहीं हो पाया, सफल हो पाया, तो ये क्षेत्रीय की तरह सफल हो पाया। ये तो बहुत छोटा सा है। बुंदेलखंड क्षेत्र की चर्चा कर लेते हैं। देखिए बुंदेलखंड में जिसे अंग्रेजों ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जिसे अंग्रेजों ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध
ये तो याद ही हुआ आम पराठा युद्ध किस सन में द्वितीय हुआ था, ये लिखा दें, लिख लीजिए 1803 से 1805 1803 1805 के दौरान विजित किया, मतलब जीता, विजित किया या जीता बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रखा गया। बुंदेला सरदारों ने अब बुंदेलखंड के हैं तो इसीलिए उन्हें बुंदेला सरदारों ने अपने किलों से यहां पर प्रबल विद्रोह किया और यहां पर विद्रोह की श्रृंखलाएं बनती गई, अब ये श्रृंखला बन रही तो अंग्रेज भी तो शांत चुप तो बैठे नहीं होंगे, अंग्रेज तो शांत बैठेगा नहीं, क्योंकि अगर देख रहा है कि अगर इनका श्रृंखलाएं बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारे लिए और दिक्कत ही होगी, समस्याएं ही होगी, तो क्या करेगा, उनको तोड़ने का प्रयास करेगा ना। इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए अब इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए अब देखिए ये क्या कर रहे हैं, इन श्रृंखलाओं को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने बुंदेलखंड के वंशानुगत मुखिया की व्यवस्था को समाप्त करके, मतलब खत्म करके इकरारनामा को लागू कर दिया। इकरारनामा मतलब करार, संधि, इकरारनामा किया। अब क्या होगा, जब पहले ही इकरारनामा लिखा लेंगे तब क्या करोगे, बच गए ना, क्योंकि आपने संधि कर दिया। जैसे एफिडेविट जब बनता है, शपथ पत्र, तब जब आप जो उस पर लिख के दे देते हो तो क्या हो जाता है कि आपने दिया है, अब आपके हाथ क्या हो गए, बच गए, अब आप इधर उधर नहीं जा सकते। तो उसी प्रकार से क्या होगा, जब ये एक समझौता, एक संधि पत्र में हस्ताक्षर करा लेंगे इकरारनामे पे, तो क्या होगा, उस क्षेत्र के लोग बच जाएंगे। इसीलिए अंग्रेज क्या कर रहे हैं कि उनको हटा करके क्या कर रहे हैं, इकरारनामे के तहत उनको बैठाएंगे, जिससे वो क्षेत्र क्या हो कि विद्रोह न हो, अशांति ना हो, वहाँ शांति व्यवस्था कायम रह सके। अगर हर क्षेत्र में विद्रोह होता ही रहेगा तो अंग्रेज संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि ना तो इतनी बड़ी सेना है और ना इतने संसाधन ही थे। आज की तरह संचार व्यवस्था भी इतना विकसित नहीं थी जिस प्रकार आज की संचार व्यवस्था है। तो जब संचार व्यवस्था विकसित नहीं थी तो विद्रोह पे नियंत्रण कर पाना आसान भी नहीं था। बरेली में स्टेप चेंज कर लीजिएगा। बरेली में विद्रोह का तात्कालिक कारण लोगों पर पुलिस कर को थोपना था।
पुलिस कर को थोपना था, मतलब आरोपित करना था, जिससे स्थानीय नागरिकों के अंदर या भीतर, जिससे स्थानीय नागरिकों के अंदर, अब अगर आपके ऊपर जबरदस्ती कोई चीज आरोपित कर दी जाए, एक सामान्य जीवन में अगर आपके ऊपर जबरदस्ती कह दिया जाए नहीं आपको ये करना पड़ेगा, तो आपको गुस्सा आता है ना। आप ही के भी माता पिता या कोई जो है आपके ऊपर जब जबरदस्ती नहीं ये काम करना ही पड़ेगा, तो आप अरे ठीक है ना दोनों, तो क्या होगा, लेकिन मन मन अंदर अंदर गुस्सा क्या होता है, होता है। और कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वो रोक नहीं पाते, देखते हो, तो कहने का तात्पर्य क्या होगा, असंतोष होगा, तो क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। देखिए जिससे स्थानीय नागरिकों, पुलिस कर को थोपना था, स्थानीय नागरिकों के अंदर गुस्सा था, जिसके अंदर गुस्सा था, भड़क था या भड़क गया, यह विद्रोह उस समय और भड़क गया जब पुलिस द्वारा कर वसूल करते समय, जब पुलिस द्वारा कर वसूल करते समय एक महिला की मृत्यु हो गई, एक महिला की मृत्यु हो गई। इस घटना से क्रोधित होकर, इस घटना से क्रोधित होकर लोगों ने बरेली के प्रांतीय न्यायालय, बरेली के प्रांतीय न्यायालय के न्यायाधीश, बरेली के न्यायालय के न्यायाधीश लीसेस्टर, लीसेस्टर, सेस्टर के आगे ली जोड़, ला पर बड़ी मात्रा, छोटा सा पर एक मात्रा, आधा सा तारा, लीसेस्टर के पुत्र की हत्या करते हैं। अब लोगों में गुस्सा पहले से आग सुलग रही थी, पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने सख्ती से जब कर वसूली करने लगे तो उसमें क्या हो गया कि एक जो है महिला की मृत्यु हो गई, एक महिला की मृत्यु हो गई, तो उससे गुस्सा तो पहले से था ही, वो और वो क्या हुआ, गुस्सा और बढ़ गया। तो उन लोगों ने काम किया कि जो न्यायाधीश थे उनके पुत्र की हत्या कर, कहने का मतलब कि अपने विद्रोह जो अपनी भावना व्यक्त करने के लिए जो सामने मिला उसी में क्या कर दिया, गुस्सा। ऐसे तो भाई भीड़ लगती है, कोई चीज ऐसे होता है तो जनता जो सामने मिलती है उसी के ऊपर तो अपनी गुस्सा उतार देती है। जब भीड़ देखिए, जब कहीं ऐसी अनियंत्रित होती है तो क्या होता है, निर्दोष लोग मारे जाते हैं, जिसकी कोई गलती नहीं होती, बेकसूर होता है बेचारा, लेकिन फिर भी क्या होता है, बलि का बकरा। तो वही चीजें यहां भी हो रहा है। आगे हाथरस में विद्रोह, हाथरस जिला है ना, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है हाथरस, हाथरस में विद्रोह
हाथरस में दयाराम नाम का व्यक्ति, जो कई गांवों का तालुकेदार था, कई गांवों का तालुकेदार था, जिसका हाथरस के किले पर अधिकार था। यह किला भारत के सर्वाधिक मजबूत किलों में से एक था, अंग्रेजों ने दयाराम के साथ स्टेट का बंटवारा मतलब राज्य का, एक किसान के रूप में किया। कहाँ तालुकेदार था और कहाँ किसमें में किया जा रहा है? किसान के रूप। मतलब उसका प्रमोशन हो गया, डिमोशन हो गया हैं? उसका क्या हो गया? डिमोशन कर दिया। मतलब कहाँ ये बड़े का क्षेत्र का क्या था? तालुकेदार था और कहाँ उसको क्या कर दिया गया? एक किसान के रूप में परिभाषित कर दिया। अब वो क्या करेगा? विद्रोह ही तो करेगा, क्योंकि किसी की सत्ता जो है, कोई सत्ता गंवाया ना तो नहीं चाहेगा ना। वो तो सत्ता के लिए क्या करेगा? अंतिम दम तक क्या करेगा? प्रयास करेगा। आज भी हो रहा है, आज भी समय में भी हो रहा है, आज भी सत्ता के लिए ही लड़ाइयाँ हो रही हैं। हो रही नहीं हो रही? और पहले भी क्या हो रही थी? सत्ता के लिए लड़ाई हो रही थी। जिसके उपरांत दयाराम द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब इनके साथ भी वही चीजें होंगी जो अन्य में हुआ है। विद्रोह को दबा दिया जाएगा। कंक्लूड करिए, निष्कर्षता हम कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1857 की क्रांति से पूर्व उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में नागरिक विद्रोहों ने अंग्रेजों को अपनी शासन प्रणाली एवं तौर तरीकों को बदलने के लिए बाध्य कर दिया। विवश कर दिया। जब किसी भी प्रकार से वो शासन प्रणाली आपकी नहीं चलने दी जाएगी,
उस प्रशासनिक जो शासन प्रणाली है आपको बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की जनता जो है जिस पे आप शासन कर रहे हो वो आपके शासन की जो ये प्रणाली है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। तो जब वहाँ का जो शासित है, जनशासित कौन होता है? जो जनता होती है, और शासक तो वहाँ की व्यवस्था के अनुसार यदि नहीं होगा तो विद्रोहों की श्रृंखला क्या हो जाएगी? उनकी चली जाएगी। तो शासन क्या होगा? अस्थायित्व होगा, कभी नहीं अस्थायित्व होगा। तो अस्थायित्व होने के लिए क्षेत्रीय स्तर पे क्या होनी चाहिए? शांति और व्यवस्था। क्या हो गया? क्या टाइम? अभी है कुछ टाइम तो देख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बातें समझ में आ गई ना कि नागरिक विद्रोह क्या था उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। अब हम लोग जो है एक आपका बिंदु है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं उसमें महिलाओं का कितना है? महिलाएं भी तो बढ़ हिस्सा दे रही हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं ले रही है। जैसे कुछ नामों से आप लोग परिचित हैं, अच्छी तरह जानते हैं। जैसे आपने जब भी हम करा रहे थे उसमें भी 2-4 नाम आपको बताएंगे, बाकी देख लीजिएगा तो उसमें से कुछ नाम आपको बताएंगे जो उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड हो। पूरे इंडिया की पर्सपेक्टिव की बात नहीं की जा रही है, केवल उत्तर प्रदेश की पर्सपेक्टिव। बोलिए नहीं, सब कुछ बोलिए, चाहे गलत हो चाहे सही, डरिए नहीं, बोलिए जो नाम। अरे इसके पहले भी 2-4 नाम हमने खुद लिखा था अपने बोर्ड में, वही 2-4 नाम बोल दो। अजीजन भाई, सरकारी भाई हैं, ये सारे नाम आपके क्या है? क्रांतिकारी गतिविधियों से अजीजन भाई हैं, झलकारी भाई, ये सारी जो हैं, ये सारी गतिविधियां जो हो रही हैं क्या हो रही हैं? संचालित। और महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके क्या हो रही हैं? योगदान दे रही हैं, हिस्सा ले रही हैं। तो इन गतिविधियों में अब यह है 1857 की क्रांति। अब उसके पहले भी आप ये देखेंगे कि उतना बढ़ चढ़ते हुए हिस्सा क्या ली थी कि उसके बाद की गतिविधियों में 1857 की गतिविधियों से ये चीजें बढ़ रही हैं। क्योंकि 1857 से पहले और बाद में जो परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि उस समय कुछ जागरूकता बढ़ रही है। जैसे आपने ये देखा था कि जब नेशनल मूवमेंट आपका चल रहा था, आपने देखा था स्वदेशी आंदोलन हुआ था, तो उस समय महिलाएं हमारे घर की क्या हो रही थी? घर की चारदीवारी से बाहर आ रही थी। क्या उसकी तब्दीली आ रही थी? लेकिन नहीं, जन आंदोलन जब शुरू हुआ तो आपने देखा तो धरने पे बैठकर कंधे से कंधे मिलाकर क्या कर रही थी? आगे बढ़। उस समय को जो आप मूवमेंट को देखोगे तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे, क्योंकि वो सारी चीजें क्या हो रही है? कोरिलेट हो रही है, एक दूसरे से क्या हो रही है? जुड़ रही है। और जब तक उस सारे प्रसंग में मैं चर्च केवल इसलिए रेफरेंस देता हूँ कि जिससे चीजें आपको निकाल हो जाए, याद हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो आइए इसमें 2-4-5 नाम है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। लिखाएंगे नहीं, बता दे रहे हैं आप लोग। और ये सारे नाम क्या हैं कि आप लोग पहले से पढ़ चुके। अब इसके आगे का जो बिंदु होगा कि किस किस क्रांति जो इसके 1857 के बाद और उसके पहले उत्तर प्रदेश में उनकी एक पर्सपेक्टिव, उन्हीं के संदर्भ में व्यक्तित्व पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना। जैसे राजा लक्ष्मी राय के पूरा क्वेश्चन पूछ लिया, 125 शब्द का, 200 शब्द का। बेगम हजरत महल पे पूछ लिया, अजीजन भाई, झलकारी भाई पूछ लिया। मतलब ऐसे जो व्यक्तित्व है, लेकिन कहने का मतलब केवल ये व्यक्तित्व जो है केवल महिला संदर्भ में ही नहीं, पुरुष संदर्भ में भी। जैसे नाना साहब हैं, तात्या टोपे हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, मोतीलाल नेहरू हैं। तो ये सारे व्यक्तित्व कहाँ? चंद्रशेखर आजाद हैं, जितने ये सैयद साहब बिस्मिल हैं, राजेंद्र लाहिड़ी हैं। तो ये सारे व्यक्तित्व जो है कहाँ से हैं?
कहाँ से हैं? तो इनका भी तो योगदान है। राष्ट्रीय आंदोलन में आपने देखा, क्रांतिकारी गतिविधियों में आपने देखा कि इन लोगों ने क्या काम किया, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, नहीं लिया? तो जब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया तो इसमें 2-4 नाम नोट कराते, नोट कर लीजिए, देख लीजिएगा। 1857 की क्रांति, क्रांति में 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश में महिला क्रांतिकारियों का योगदान या महिला क्रांतिकारियों के योगदान, नाम लिखिए। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, आगे स्टूडेंट में पढ़ा आगे देखिए। झलकारी बाई, झलकारी बाई, अजीजन बाई, अजीजन बाई, ऊदा देवी, ऊदा देवी, बड़ाऊ दाबराना, ऊदा देवी, रानी ईश्वरी कुमारी, ईश्वरी कुमारी, ईश्वर से ईश्वरी कुमारी, सरस्वती बाई लोधी, सरस्वती बाई लोधी। अब ये आपके कुछ महत्वपूर्ण महिलाओं का जो 1857 के संदर्भ में क्रांति में क्या था, इसमें क्या है कि इन्हीं के ऊपर आपको जितना भी लिखाया है, इन्हीं पे आपको चीजों को 2-2, 3-3 लाइन में लिखने, और जब आप 2-2, 3-3 लाइन आप लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अगर हमें 125 शब्द में ये क्वेश्चन पूछ लेता है तो हमारे पास 10-10 वर्ड्स केवल भी लिखने के लिए आएंगे, 10-15 वर्ड्स मैक्सिमम आप एक पे लिख पाएंगे, एक पे टिक पे, इससे ज्यादा आपके पास शब्द सीमा नहीं है, क्योंकि हमें शब्द सीमा को भी अपने ध्यान में रखना है। तब जब 10 से 15 शब्दों में लिखना होगा तो थोड़ा आंसर लिखना कठिन हो जाएगा। जैसे जैसे आंसर जो है छोटा होगा वैसे वैसे चुनौतियां बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे लिखना कठिन होगा। जितना कम प्रेस करोगे उतनी कठिनाई बढ़ेगी। तो ये कहाँ से आएगा, एनालिटिकल पावर क्या करना होगा, डेवलप करना होगा। जितना ही अच्छा एनालिसिस होगा, विश्लेषण क्षमता होगी, उतना ही अच्छा आंसर राइटिंग करोगे। ये चीजें एक दिन में नहीं आएगी, इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा कि आपने 4 आंसर लिख लिया, 2 आंसर लिख लिया, आपकी एनालिसिस क्या हो गई, पूरी हो गई नहीं। तब तो बात वही हो गई ना कि जितना देर हम बताएंगे उससे कम में हम आपको लिखा देंगे, बात तो वही हो गई ना। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। अब चीज़ों को अगर हर सारे स्टेप को हम लोग नोट ही कराते रहेंगे तो कैसे हो पाएगा, चीज़ें छूट जाएंगी, जो आगे का है वो छूट जाएगा, है ना। वैसे भी मैं मैक्सिमम लिखाने की कोशिश करता हूँ कि अधिक से अधिक आपको रिटर्न फॉर्म में चीज़ें उपलब्ध करा पाएँ, लेकिन समय इतना नहीं रहता कि हम हर चीज़ें आपको रिटर्न में। अब 2-4 सारी चीज़ें तो आपको सबका ही नाम है। किस क्षेत्र से संबंधित है और क्रांतिकारी 1857 के पूर्व महीनों पर लिखा है ना, किस क्षेत्र से संबंधित है। चलिए देख लीजिए मेरी जो 2 लाइन, जितनी देर हम बताएंगे उससे कम में आपको नोट करा देंगे। चलिए देख लीजिए।
अगला जो है वीर स्वतंत्रता सेनानियों का जो व्यक्तित्व है, इस टॉपिक को आप लोग खुद करेंगे। नाम मैं नोट कराऊंगा, उन के लोगों के विषय में आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब कल हम लोग थोड़ा बहुत उसमें चर्चा कर लेंगे, लेकिन आगे हम लोग नया टॉपिक प्रारंभ करेंगे। तो इनमें जो है थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, तो आपका रिफरेंस दे रहे हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश की महिला क्रांतिकारियों का योगदान। अब हम थोड़ा रिफरेंस दे दे रहे हैं और व्यक्तित्व के विषय में हल्की हल्की चीजें आपको नोट डाउन करा रहे। रानी लक्ष्मीबाई के विषय में आप लोग जानते हैं, उसको नहीं लिखा है, छोड़िए। बेगम अजंता के विषय में भी आप चीजों को जानते हैं, उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। अजीजन बाई के बारे में लिख लीजिए। अजीजन बाई अजीजन बाई कानपुर की रहने वाली वीरांगना थी। कानपुर की रहने वाली वीरांगना थी। थोड़ा तेज लिखिए। उनका जीवन कोटे से आरंभ हुआ था, जो कोठा चलता है ना, उसी से आरंभ हुआ था, परंतु वही समाप्त नहीं हुआ। कोठे से आरंभ हुआ परंतु वही समाप्त नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपनी सैनिक प्रतिभा और देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर अपनी प्रतिभा और देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर (1857) की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे, ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में किया, जिसमें अजीजन बाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने, कौन, मतलब अजीजन बाई, इन्होंने मस्तानी महिला मंडली, अंडरलाइन कर लीजिएगा, मस्तानी महिला मंडली का गठन करके, महिलाओं को सैनिक प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया या शुरू कर दिया। सैनिक प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग होता है ना, हैवलॉक ने उन्हें गिरफ्तार करके, हैवलॉक 1857 में पढ़ा होगा, उन्हें गिरफ्तार करके सरेआम गोली मार दी। गिरफ्तारी की और गोली मार दी। झलकारी बाई, आगे झलकारी बाई मिली। रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल, थोड़ा तेज लिखिए, रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल
झलकारी बाई उनकी सेना में, झलकारी बाई उनकी सेना में दुर्गा दल की मुखिया थी। उनकी जन्मस्थली झांसी थी। उनकी जन्मस्थली झांसी थी। अंग्रेजों के खिलाफ झांसी में हुए विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ झांसी में हुए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में उन्होंने रानी का साथ दिया। झलकारी बाई ने रानी के वेश में किले को सुरक्षा प्रदान की। रानी के वेश में किले को सुरक्षा प्रदान की। उन्होंने यूरोज के सामने भी हार नहीं मानी। अंततः उन्हें गिरफ्तार करके अप्रैल 1858 में फांसी दे दी गई। फांसी दे दी गई अप्रैल 1858। उदा देवी ये लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के महिला दस्ते की महिला दस्ते की मुखिया थी। सुनिए, ये लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के महिला दस्ते की मुखिया थी। जब अंग्रेज रेजिमेंट का हस्तक्षेप बढ़ा तो महिला दस्ते को काला रंग देकर पूर्ण सैनिक टुकड़ी बना दिया गया। अंततः गोला बारूद खत्म होने के पश्चात वो अंग्रेजों के गोली की शिकार हो गई। इनकी वीरता से प्रभावित होकर कैंपबेल ने अपना हैट उतार कर सम्मान प्रकट किया। ये कुछ चीजें हैं जो आपके महिला व्यक्तित्व के विषय में, बाकी आप इनको और हो सकता है एक दो लोगों से
या 3-4 को पूछ ले तो करके आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसी में हमारी क्लास समाप्त होती है। हम लोग कल फिर मिलते हैं। रिवीजन कर लीजिएगा, जो कुछ दिक्कतें होगी